Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Next is coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. अगर आपके चोट लग जाती है, उंगली कट जाती है या आप हर्ट हो जाते हो तो आपका जो ब्लड है वो लगातार बहता नहीं है। वुंड से बहुत लंबे समय तक ब्लड नहीं बहता है बट नॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद ये जो ब्लड फ्लो है ये रुक जाता है। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास हैं प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ब्लड क्या करता है? क्लॉटिंग करता है और इसी को ही कोगुलेशन बोला जाता है। इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। इंजरी और ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ब्लड कोएगुलेशन शो करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग शो करता है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा क्यों किया जाता है कि बॉडी से जरूरत से ज्यादा ब्लड ना बह जाए। You would have observed a dark reddish brown scum formed at a site of a cut or injury over a period of time. जब हम अपने घाव को कुछ समय बाद देखते हैं तो वहां पे रेडिश ब्राउन स्कम बन जाता है। ये जो रेडिश ब्राउन स्कम है ये किस कारण से बनता है? It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads. क्या होता है, जहाँ पे चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड कैपिलरीज हैं या जो ब्लड वेसल है उनकी जो वॉल है वो एक तो खत्म हो जाती है या रप्चर हो जाती है। दूसरा, वहाँ पे आरबीसीज भी डब्ल्यूबीसीज भी हैं और वहाँ पे प्लेटलेट्स भी हैं। तो डेड आरबीसीज डेड डब्ल्यूबीसीज हैं, इसके साथ साथ जो वेसल है उसकी डैमेज वॉल भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब प्लेटलेट्स अपना काम करती हैं तो वहाँ पे एक डार्क कलर का स्कम बन जाता है। उसको बनाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो फाइबर्स को दिया जाता है। और ये जो फाइबर्स हैं ये कैसे बनते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये एक पूरा मैकेनिज्म है। सो थ्रेड लाइक जो नेटवर्क होता है फिब्रिन्स का, इन विच डेड एंड डैमेज्ड formed elements of blood are trapped. क्या बताया मैंने आपको अभी? ये ब्लड वेसल है, ये रप्चर हो गई, यहां से आरबीसी भी आ गए बाहर, यहां पे डब्ल्यूबीसीज भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। अब यहां पे क्या होता है, फाइब्रस नेटवर्क बनता है। ये फाइब्रस नेटवर्क बन गया इस तरीके से और ये खून जो है जम जाता है। इस फाइब्रस नेटवर्क को बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम पढ़ेंगे, बट ये फाइब्रस नेटवर्क क्या करता है, ये ट्रैप कर लेता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जहां पे होते हैं वहीं ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। क्या बोला जा रहा है कि जो फिब्रिनोजेंस हैं वो थ्रोम्बिन के थ्रू एक्टिवेट होते हैं और बना लेते हैं एक्टिव फिब्रिन। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन। एक दूसरे को एक्टिव कर रहा है, सिंपल सा कहने का मतलब है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड for the above reaction and this complex is formed by a series of linked enzymatic reaction. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम काम करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, तो लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन चलता है। इसको हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स काम करते हैं, एक के बाद एक फैक्टर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में
मदद करते हैं। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। जब चोट लगती है तो चोट लगने पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है। कैसे भाई, कहीं चोट लगी है तो यहाँ की जो चोट है वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट कर देती है इस मैकेनिज्म के लिए और ब्लड क्लॉट हो जाता है। रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी एंड कैन इनिशिएट द कोएगुलेशन। कैल्शियम कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम इस क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। इंजर्ड टिश्यू है, यानी कि जहां पे ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी, दैट इज इंजर्ड टिश्यू। यहां पे जो इंजर्ड टिश्यू है ये रिलीज करता है, बट ये रिलीज क्या करेगा, ये कुछ सब्सटेंस रिलीज करेगा या फैक्टर रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एंजाइम। अब यहाँ पे एंजाइम को रिलीज करने में मेनली कौन काम कर रहा है, प्लेटलेट्स काम कर रही है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू ये दोनों एक्टिव हो जाती हैं और ये रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। व्हाट दे रिलीज, दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ पे दो टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथर्मोथ्रोम्बोप्लास्टिन। जो इंजर्ड टिश्यूज हैं ये रिलीज करते हैं एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों टाइप के जो थ्रोम्बोप्लास्टिन हैं ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, एंडो और एक्सो, ये कैल्शियम की प्रेजेंस में और क्लॉटिंग प्रोटीन के साथ मिलके बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, एक ही बात है। या इसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कैल्शियम की प्रेजेंस में हो रहा है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि हर जगह कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ब्लड को क्लॉट करने में 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें से कैल्शियम भी है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को, जो फाइबर बनाने वाला पार्ट है, उसको एक्टिवेट करेगा फिब्रिन में। तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट fibrinogen into fibrin. Again this reaction occurs in the presence of calcium, so we can say that calcium plays a very important role in the clotting of blood. अब ये fibrin क्या करेगा, dead WBC, dead RBC के साथ मिलके क्लॉटिंग करेगा, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन करेगा। तो इसी तरीके से एक के बाद एक रिएक्शन चलता है, इसको हम कहते हैं कैस्केड थ्योरी या कैस्केड रिएक्शन। ये लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ब्लड गेट क्लॉट आफ्टर ट्रॉमा और इंजरी। ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है उसमें अगर लगातार क्लॉटिंग होती रही, जैसे ब्लड हमारा क्लॉट हो गया, क्लॉट कैसे हुआ, जैसे हमारे इंटरनल इंजरी हुई है या छोटी मोटी कोई चोट लगी, तो कई बार हमारे ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में। कुछ क्लॉट ऐसे होते हैं जो बहते हुए ब्लड के साथ बहने लग जाते हैं, फ्लो करते हैं, और कुछ क्लॉट एक जगह रहते हैं। जो एक जगह रहने वाले क्लॉट हैं उनको बोलते हैं थ्रोम्बस। ये क्लॉट धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में बड़े हो जाते हैं। बट एक है जो फ्लो करते हैं, दैट इज एम्बुलस। एम्बुलस
डिसॉल्व भी हो जाता है कुछ समय बाद। बट अगर ये क्लॉट कोरोनरी आर्टरी में हो गए, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते हैं उस आर्टरी में हो गए, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस रहते हैं, यानी कि हार्ट की मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फ की। एज द ब्लड passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells and the tissue, leaving a large protein and most of the formed element in the blood vessels. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी की। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो इसके लिए एक नेटवर्क बना सकते हैं हम। इस नेटवर्क में एक तरफ से तो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ वेन में ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड होके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं ये डिवाइड हो जाती हैं इस तरीके से, ये डिवीजन शो करती हैं और डिवाइड होके नेटवर्क बना लेती हैं। ये इस तरीके से नेटवर्क बन गया। अब ये जो नेटवर्क बनता है, ये नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क है कैपिलरी का नेटवर्क। ये नेटवर्क किसका है? कैपिलरी नेटवर्क। आर्टरी से ब्लड आ रहा है, वेन तक जा रहा है, बीच में आ गया कैपिलरी नेटवर्क। क्योंकि जो हमारी आर्टरी है वो हर जगह नहीं पहुंच सकती, यानी कि हर सेल तक ये ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती। ये बीच बीच में हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये रहे हमारे सेल्स और टिश्यूज। तो सेल्स और टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करने के लिए कैपिलरीज का बनना जरूरी है। यहाँ पे कैपिलरीज बन गई। अब जब ब्लड यहाँ से आके यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे कैपिलरीज क्या होती है? सिंगल सिंगल सेल की लेयर से बनी है। तो ब्लड फ्लो करते करते, ब्लड को मैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड नहीं बना रही हूँ, मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है और ब्लड फ्लो करते करते ब्लड का कुछ पोर्शन, वाटरी पोर्शन, कुछ प्लाज्मा के साथ बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैंने कैपिलरीज पढ़ाई थी तो बताया था कि जब कैपिलरी से ब्लड फ्लो होता है तो कैपिलरी सिंगल सिंगल सेल के नेटवर्क से बनती हैं। सेल में है सेल मेम्ब्रेन जो कि कुछ सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है, कुछ के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ पे इस परमिएबिलिटी के कारण जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, यानी कि ब्लड का कुछ पोर्शन और इकट्ठा हो जाता है सेल्स के आसपास। तो इसको मैं रेड कलर से ना बना के येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ये कुछ पोर्शन ऑफ द ब्लड यहां पे फिल्टर हो गया। अब दिस फिल्टर्ड ब्लड, ये जो ब्लड फिल्टर हुआ है ये सेल्स टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो गया। तो सबसे पहले इसको नाम क्या देंगे? दिस लिक्विड इज नोन एज लिम्फ, दिस इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। इसको लिम्फ बोल सकते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल सकते हैं, एंड इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बहुत सारे नाम है। अब व्हाट इज लिम्फ एग्जैक्टली, होता क्या है तो ब्लड से फिल्टर्ड पार्ट, बट व्हाट डज इट कैरी एग्जैक्टली, कैरी क्या करता है? तो लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBCs माइनस RBCs एंड प्लेटलेट्स, RBCs एंड प्लेटलेट्स। तो लिम्फ में क्या है? प्लाज्मा है और WBC है। माइनस का मतलब क्या नहीं है? RBC और प्लेटलेट्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? लिम्फ इज अ फिल्टर्ड ब्लड विच कंटेन
प्लाज्मा एंड WBC, सारा प्लाज्मा नहीं आ जाता, ऐसा नहीं कि ब्लड का सारा प्लाज्मा निकल के बाहर आ जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आनी होती है वो आ जाती हैं, वाटर सॉल्युबल जो भी चीज़ें वो इकट्ठी हो जाती हैं। RBC नहीं होता, प्लेटलेट्स नहीं होते और लार्ज साइज प्रोटीन भी नहीं होते। लार्ज साइज प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने 4 टाइप के प्रोटीन पढ़े, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो ये सारी चीजें भी लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होती। अब ये जो लिम्फ है ये हमारी सेल्स, टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा हुआ है तो काम क्या करेगा, ये एक्सचेंज करता है गैसेस का। जो भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, आयंस है, सबका एक्सचेंज करता है। सारी चीज़ें ब्लड से निकल के बाहर इकट्ठी हो जाती हैं और बाहर से सेल में चली जाती हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसके लिए बॉडी ने बनाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हमने बोला लिम्फेटिक सिस्टम। तो जिस तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसी तरीके से बीच बीच में लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं जो हमारे हेड टू टो फैली रहती हैं। केवल लिम्फेटिक कैपिलरीज हमारे ब्रेन में नहीं होती। लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्रेन में इसलिए नहीं होती, ब्रेन के आसपास लिम्फ नहीं होता। लिम्फ के बजाय वहां पे होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाकी हाथ तक और पैर की उंगलियों तक लिम्फेटिक कैपिलरीज फैली रहती हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें 3 चीजें होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। पहला लिम्फ, फर्स्ट इज द लिम्फ। दूसरा, लिम्फ को इकट्ठा करने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ लिम्फ नोड्स। तो ये सारी चीजें मैं एक डायग्राम से शो करूंगी। अब यहां पे ये लिम्फेटिक कैपिलरीज का नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज के बीच बीच में। इस तरीके से ये नेटवर्क बना हुआ है और ये जो नेटवर्क है ये क्या कर रहा है, ये नेटवर्क जगह जगह से लिम्फ कलेक्ट करता है। जगह जगह से क्या कलेक्ट करता है, लिम्फ कलेक्ट करता है। तो इसको एक सीक्वेंस में बनाते हैं। लिम्फ कलेक्टेड बाय लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कलेक्ट करके लिम्फ कैपिलरीज में आ गया। लिम्फ कैपिलरीज ने इनको दे दिया लिम्फ वेन को। जिस तरीके से हमारी बॉडी की नॉर्मल वेन होती हैं जिनमें वेल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेन्स में भी वेल्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ब्लड का फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ब्लड कहीं भी फ्लो कर सकता है, फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, क्लियर। बट जो लिम्फ है दैट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसका फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है, ये कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो नहीं करता। यानी कि पैरों से अगर आएगा तो हाथ तक आएगा, कंधों से आएगा तो यहाँ तक आएगा, गर्दन से भी आएगा तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बाई डायरेक्शनली कभी भी फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पे लिम्फ को इकट्ठा किया लिम्फेटिक कैपिलरीज ने। लिम्फेटिक कैपिलरीज ने इस लिम्फ को ड्रेन कर दिया, लिम्फेटिक कैपिलरीज ने ड्रेन कर दिया लिम्फ वेन को। लिम्फ वेन में क्या है, बैकफ्लो को रोकने के लिए प्रेजेंट है वेल्व्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, वो कहीं से खुली नहीं होती। इसीलिए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स की हम बात करेंगे तो ये ओपन एंडेड होती हैं। यानी कि लिम्फ यहाँ पे बढ़ता है और बढ़ने के बाद यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता जाता है, अंदर बाहर होता रहता है। तो ये ओपन एंडेड या ब्लंट एंडेड होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लिम्फेटिक वेन्स में है लिम्फ नोड्स। मान लीजिए ये एक लिम्फेटिक वेन है, यहाँ पे मिल गया इसको लिम्फ नोड। तो जब लिम्फ नोड से क्रॉस होते हुए जाएगा तो यहाँ पे लिम्फ नोड क्या करेगा, इस लिम्फ को प्यूरिफाई कर देगा। प्यूरिफाई करने का रीज़न क्या है कि जब ये बाहर निकला था तो हो सकता है कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन आया हो, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिम्फेटिक वेन्स हैं इसको यहाँ पे जो हमारे कंधे के पास वेन्स होती है उनमें ड्रेन आउट कर देंगे, थोरैसिस डक्ट में ड्रेन आउट कर देंगे। और यहाँ पे जो लिम्फ को मेनली कैरी कर रही है दैट इज सब क्लेवियन वेन। और ये जो सब क्लेवियन वेन है
ये राइट एट्रिया में ये लिम्फ ड्रेन आउट कर देती है, यानी कि जो सारा लिम्फ है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रिया में आ जाता है, यानी कि किसका पार्ट बन जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई कि किस तरीके से लिम्फ फ्लो होता है और किस तरीके से ये राइट एट्रिया तक पहुंचता है। लिम्फ जो है हमारे बॉडी और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच का मिडलमैन है। ये एब्जॉर्ब्ड फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये अदर न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हमने विलाइज पढ़ी थी तो विलाइज में लैक्टियल्स थे, यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरीज को विलाइज में क्या बोला जाता है, ये विलाइज है और यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इनको बोला जाता है लैक्टियल्स। और ये जो लैक्टियल्स हैं ये एब्जॉर्ब्ड फैट लेती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब फैट को रिसीव भी करती हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं। ये सारी चीजें आ गई हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, यानी कि लिम्फ और प्लाज्मा का जो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, यहाँ पे लिम्फ की सहायता से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, यानी कि ब्लड और सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो लिम्फ के कारण होता है। एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स द फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। ये सारा सीक्वेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे वेन कलेक्ट करती है, कैसे हार्ट को देती हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स, यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि लिम्फोसाइट का काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा। लिम्फ क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट का और हार्मोन का भी। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। ये सारी बात भी हम कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं लिम्फ नोड की, तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट रेड कलर लिम्फ नोड जो कि स्टमक से अटैच रहता है, स्टमक के लेटरल साइड से अटैच रहता है, जिसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। तो जो स्प्लीन है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया लिम्फ के बारे में, जो कि एक टिश्यू फ्लूइड है।